बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों को मौका दिया है। इसमें युवा कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, सब बताएंगे। दूसरी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट में कितने राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव में लड़ने का मौका मिला है, यह जानकारी भी आपको देंगे। तीसरी खबर, बीजेपी ने कितने वर्तमान सांसदों का टिकट काटा, किसका पत्ता साफ हुआ। चौथी खबर, पूर्व सीएम कितने हैं जिन्हें बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। और पांचवी खबर, बीजेपी ने इस बार चुनाव में कितने केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। यूपी के बाद फोकस में बंगाल सबसे ज्यादा क्यों है, लेकिन सबसे पहले बीजेपी की इस लिस्ट पर आपको एक एक खबर डिटेल में बताते हैं। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर बड़ी खबर यह है, 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 81 नए नाम हैं। शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 114 पुराने नाम हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 42% टिकट कटे हैं। तो देखिए, 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बीजेपी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें 42% टिकट काटे गए हैं। बीजेपी की पहली सूची में यूपी के 51 उम्मीदवारों में से सिर्फ 5 नए उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित यूपी में 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें से 5 उम्मीदवार नए हैं, 46 पुराने उम्मीदवार हैं बीजेपी की यूपी के 51 चेहरों की इस लिस्ट में। और बीजेपी की पहली सूची में एमपी के 24 उम्मीदवार, एमपी के 24 उम्मीदवारों में 12 नए उम्मीदवार हैं। एमपी के 24 उम्मीदवारों में 12 पुराने उम्मीदवार हैं। यानी यहां 50-50 का रेशियो है। जो 24 उम्मीदवार एमपी के आज घोषित हुए हैं, उसमें 12 नए हैं, 12 पुराने हैं। इसमें एक बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का है, जो कि विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ेंगे। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी की पहली सूची में गुजरात के 15 उम्मीदवार। गुजरात में 6 सांसदों के टिकट कट गए हैं। गुजरात के 15 उम्मीदवारों में 9 चेहरों को फिर मौका मिला है। यानी 6 के टिकट कटे गुजरात में, 9 को रिपीट किया गया है। ये 15 उम्मीदवारों के नाम आज गुजरात के घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने जिन 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उसमें 15 गुजरात के हैं और इस 15 में से 9 रिपीट हैं, 6 सांसदों के टिकट कटे हैं। और दिल्ली, सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम अगर कहीं से आए हैं तो वो दिल्ली से। बीजेपी की पहली सूची में दिल्ली के 5 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और 5 उम्मीदवारों में से 4 नए हैं। दिल्ली की पहली सूची में 5 में से 4 सांसदों के टिकट कट गए। दिल्ली की पहली लिस्ट में मनोज तिवारी रिपीट किए गए। 5 में से 4 सांसदों के टिकट कटे हैं और इन 5 में केवल मनोज तिवारी हैं जो रिपीट किए गए। बाकी 4 नए चेहरे हैं, नए नाम हैं, जिनको बीजेपी ने दिल्ली में अपना लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया। और बीजेपी की पहली सूची में पश्चिम बंगाल के 20 उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल की पहली सूची में बीजेपी के 9 नए चेहरे हैं। पश्चिम बंगाल की पहली सूची में बीजेपी के 11 पुराने चेहरे हैं। तो पश्चिम बंगाल में 11 चेहरे रिपीट हुए हैं, 9 चेहरे हैं जो नए हैं। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज किया है 195 में से, जिसमें से 11 पुराने हैं और 9 नए चेहरे हैं। और बीजेपी की पहली लिस्ट 195 नाम जो है, इसमें आपको बता देते हैं कि कितने नए हैं और किस राज्य में, और कितने जो हैं जो यहां पर जिनके टिकट रिपीट हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मैंने बताया कि 51 में से 5 केवल ऐसे हैं जो नए हैं, बाकी 46 रिपीट किए गए हैं। मध्य प्रदेश में ये रेशियो 12-12 का है। गुजरात में 6 और 9, यानी 6 नए नाम हैं और 9 पुराने नाम हैं। दिल्ली में बात करें तो 4 नए हैं, 1 पुराने। पश्चिम बंगाल में 9 चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं और 11 पुराने किए गए हैं। अब इसमें आप ये देखिए, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 15 में 7 नए हैं, 8 पुराने। छत्तीसगढ़ में 9 नए हैं, 2 पुराने। उत्तराखंड में अगर बात करें तो यहां
एक भी उत्तराखंड में नया नहीं है, 3 के 3 पुराने नाम हैं। झारखंड में 11 की बात करें तो 11 में से 4 नए हैं, 7 पुराने। तेलंगाना में 9 की बात करें तो 6 नए हैं, 3 रिपीट किए गए हैं। केरल में जो 12 नाम ऐलान हुए हैं उसमें से 10 नए नाम हैं, 2 रिपीट किए गए हैं। असम की बात करें तो 11 में से 7 नए नाम हैं, 4 रिपीट किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक भी नया नाम नहीं है, 2 के 2 रिपीट हुए हैं। त्रिपुरा में एक भी आप देखिए एक नया नाम है, कोई भी यहां पर रिपीट नहीं हुआ है। और गोवा में बात करें तो यहां पर कोई नया नहीं है, एक जो श्रीपद नाइक का नाम है वो रिपीट किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2 में से कोई नया नहीं है, 2 के दोनों रिपीट किए गए हैं, चाहे वो जितेंद्र सिंह हो चाहे जुगल किशोर हो। दमन और दीव में बात करें तो कोई नया नहीं है, एक नाम है वो रिपीट किए गए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक जो टिकट है वो नया चेहरा है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, दिल्ली से अमोद राय हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता दिल्ली से आनंद प्रकाश पांडे हैं, हमारे संवाददाता पंकज झा लखनऊ से हमारे साथ हैं, रवि कोलकाता से हमारे साथ हैं, शुभम गुप्ता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोद, तो 195 में से 81 चेहरे ऐसे हैं जो नए हैं, क्या सोच है बीजेपी की इसमें? देखिए, सोच बिल्कुल साफ है, नए लोगों को मौका देना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 195 में से 81 चेहरे नए जरूर हैं, लेकिन इसमें सब जो है सीटिंग एमपी को काट कर नहीं दिया गया है। इसमें जो सीटिंग एमपी को काट कर दिया गया है उनकी गणना अलग से की जा सकती है। मैं आपको बताऊं कि झारखंड में 2 सीटिंग एमपी का टिकट कटा है, मध्य प्रदेश में वैसे ही कटा है, 6 सीटिंग एमपी का टिकट कटा है, राजस्थान में 5 सीटिंग एमपी का टिकट कटा है। इस तरह से सीटिंग एमपी की टिकट कटी है, लेकिन उनकी संख्या कम। उत्तर प्रदेश में 51 में से सिर्फ एक सीटिंग एमपी की टिकट कटी है जो घोषित किया गया है। लेकिन जो अगर नए चेहरे की बात करें तो समग्रता में देखें तो जो सीटें हारी हुई थी उसमें नए लोगों को ज़्यादा मौका मिला है। सीटिंग एमपी की टिकटें कम कटी हैं। तो आपको मैं बताऊं, झारखंड में सिर्फ 2 सीटिंग एमपी के जो कटे हैं उसमें जयंत सिन्हा का कटा हजारीबाग से, और समीर ओरांव को दिया गया टिकट सुदर्शन भगत की जगह लोहरदगा से। मैं उसी तरह राजस्थान में राहुल कसबा का टिकट जो है कटा है और वहां से देवेंद्र झाझरिया को दिया गया टिकट। भरतपुर से रंजीता कोहली का टिकट कटा है और वहां से रामस्वरूप को टिकट दिया गया है। जालोर से जो है देवजी पटेल जो एक महत्वपूर्ण नेता है वहाँ के राजस्थान के, उनके टिकट को काटा गया है और वहाँ से लुम्बाराम को टिकट दिया गया है। तो जो टिकट कटने की संख्या है मैं आपको बताऊं वो कम है, जबकि नए चेहरों की अगर बात करें तो वो ज़्यादा है। तकरीबन अभी तक जो मैंने काउंट किया है 40 लगभग टोटल हो रहे हैं जिनकी टिकट कटी है। ज़्यादातर जो है नए चेहरे जो है वो हारी हुई सीटों पर हैं या फ्रेश सीटों पर हैं, या जिन जगहों पे लोकसभा सांसद विधानसभा लड़कर मंत्री बन चुके हैं वहां से खड़े किए गए हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए अमोद। देखिए, क्योंकि राज्यसभा सांसद जो चुनाव लड़ेंगे उनके बारे में भी हमने एक गणना की है, वो भी हम दिखाते हैं। भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया, परषोत्तम रूपाला, ये तमाम लोग हैं जिनको टिकट दिया गया है। ये नाम आपके सामने, भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव अलवर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, मनसुख मांडविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पोरबंदर से और परषोत्तम रूपाला राजकोट से। ये 4 जो कि बड़े नाम हैं और इनको अब टिकट दिया गया है और ये चुनाव लड़ेंगे। अब अकु श्रीवास्तव हमारे साथ है। अकु जी, हमने देखा था कि किस तरह से जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो केंद्र से कुछ मंत्री लाए गए थे, कद्दावर मंत्री, और उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, 400 पार का टारगेट है, तो आगे आने वाली लिस्टों में हमें और ऐसे मंत्री दिख सकते हैं? देखिए, जहां तक वो केंद्रीय नेतृत्व का सवाल, जो केंद्र से गए थे मंत्री राज्यों में लड़ने के लिए, कुछ जीत गए कुछ हार गए, उन पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि फोकस किया गया। फोकस उन पे किया गया है, हारने वालों पे तो कतई नहीं किया गया है, और एक आध को छोड़ दिया जाए। अकु जी, एक मिनट रोकूंगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के चांदनी चौक के कैंडिडेट प्रवीण खंडेलवाल जुड़ चुके हैं, जिनको टिकट दिया गया चांदनी चौक से। उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, बीजेपी ने आपको चांदनी चौक से टिकट दिया है। क्या इस वक्त मन के भाव है? एक बहुत छोटे कार्यकर्ता को श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और हम सब चांदनी चौक के कार्यकर्ता मिलकर के इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और निश्चित रूप से चांदनी चौक में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत होने वाली है। 400 पार का टारगेट है इस बार। 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।
नहीं, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल, आप व्यापारियों के लिए काम करते रहे हैं, आप व्यापारियों की बात उठाते रहे हैं, हम जानते हैं ये सब, लेकिन लोकसभा चुनाव का टिकट पाना अपने आप में बड़ी बात है। तो आखिर वो कौन सी खास बात रही प्रवीण खंडेलवाल में जो सबको पीछे छोड़कर अक्षय कुमार तक का नाम आ रहा था, अक्षय कुमार को आपने बीट करके ये टिकट हासिल की है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व का विश्वास, और क्योंकि मैं उस क्षेत्र में मैं वहीं का पला बड़ा हूं, उस क्षेत्र की पूरी मुझे जानकारी है, और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी शक्ति, ये सब चीजें हैं जो पार्टी ने निर्णय किया। अच्छा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे? मुद्दा जो भाजपा नेतृत्व मुद्दा तय करेगा, उस मुद्दे को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक मतदाता तक लेकर के जाएंगे। मोदी गारंटी को लेकर के जाएंगे। 10 साल में जो प्रधानमंत्री मोदी ने काम किए, उस एक एक काम को हम एक एक मतदाता को बताने वाले हैं। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, दिल्ली अकेला ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बदलाव किया गया है। 7 में से 5 टिकटें अनाउंस की गई और 5 में से 4 बदल दी गई। ऐसा क्या रहा दिल्ली में? आप भी उसमें से एक हैं। हम सब पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और जो निर्णय पार्टी का होता है हम सब कार्यकर्ता उसका सम्मान करते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से पार्टी का जो निर्णय है वो ऐतिहासिक है, और दिल्ली नहीं पूरे देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमें मालूम है कि आप इस वक्त बहुत बिजी हो गए, बहुत आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया प्रवीण खंडेलवाल यहाँ हमसे बात करने के लिए। तो अक्कू जी देखिए, बीजेपी की जो कोर है, उनके कार्यकर्ता की जो कोर पॉलिटिक्स है कि भाई केंद्रीय नेतृत्व ने जो आदेश दिया है उसी पर आगे बढ़ना है। प्रवीण खंडेलवाल पहली बार टिकट पा रहे हैं, लेकिन देखिए जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से उसे लगता है कि बिल्कुल सबके पास मैसेज साफ है। देखिए, जहां तक प्रवीण खंडेलवाल का सवाल है, प्रवीण खंडेलवाल आज तक कभी कोई पार्टी का उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो जो उनके मुद्दे होते थे पार्टी के, और पार्टी की तरफ से जो उपलब्धियां होती थी, उसको बढ़ चढ़ के बताने का काम बहुत बड़े स्तर पर और मतलब राष्ट्रीय स्तर पर करते थे। राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए क्योंकि वो एक असल भारतीय संगठन, व्यापार संगठन के नेता हैं, और उन्होंने उनको बहुत बड़े लेवल पे पहुंचाने का काम किया। व्यापारियों का एक बड़ा समर्थन इनके पीछे है। दूसरा, कोई दाग नहीं है इनके ऊपर जो आमतौर पे ऐसे संगठन के नेताओं के साथ में हो जाता है। तो ये सब कुछ उपलब्धियां ऐसी हैं जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिल्ली के लोगों में समझ में आ रही है, जो रमेश पिधूड़ी और सबसे ज्यादा प्रवेश वर्मा का टिकट जो कटना है, वो दिखाता क्या है? क्या इनको कहीं और किसी और राज्य से किया जा सकता है? खबर ये भी आ रही है कि प्रवेश वर्मा के बारे में खास तौर से ये आ रहा है कि उनको हरियाणा से टिकट दिया जा सकता है, और वो कैसे दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, ये भी बहुत स्पष्ट, मतलब कम से कम हम ऐसे लोगों को नहीं है। और एक बात और भी है, इस लिस्ट ने ये फिर साबित किया कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसको सिर्फ शीर्ष नेतृत्व जानता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई चुनाव हो, चाहे वो रामनाथ कोविंद का चुनाव हो, चाहे अनुसुईया ये द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हो, या राज्यपालों की नियुक्ति का हो, या मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का हो, हम सब लोग केवल अटकल लगाते रहते हैं, और पार्टी नेतृत्व जो सोचता है। तो एक काम करते हैं, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, एक बार इस 195 की जो लिस्ट आई है इसका भी थोड़ा सा एक्सरे करते हैं, और इसका जो नंबर गेम है वो हमारे व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अक्कू जी देखिए, जो नंबर गेम कहता है, 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनका आज टिकट का अनाउंसमेंट हुआ है। इसमें केंद्रीय मंत्री 34 है, महिलाएं इसमें 28 है, एससी की बात करें तो 27, एसटी की बात करें तो 18, और ओबीसी की बात करें तो ये 57 टिकट आज अनाउंस की गई हैं। युवाओं की बात करें जो 50 साल से कम है, उनका नंबर 47 है, यानी 47 ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनकी उम्र अब 50 साल से कम है। पंकज के पास चलते हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार होलसेल बात करें, उत्तर प्रदेश में इसका कितना असर दिखा है कि युवा भी है, महिलाएं भी है, ओबीसी भी है, उसका कितना असर दिखा यूपी की लिस्ट में? देखिए, यूपी की लिस्ट में एक तरीके से सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। खासतौर से अगर महिलाओं का जिक्र करें तो जो महिला सांसद पहले रही हैं उन्हीं को रिपीट किया गया है।
कोई उनका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाया गया है। ये सबसे ज्यादा यानी 51 सीटों की घोषणा आज यूपी से की गई है, और जो आधार कहा जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा या रमेश बिधूड़ी या फिर प्रवेश वर्मा का टिकट जिन विवादित बयानों के आरोप में काटने की बात कही जा रही है, आप देखिए उन्नाव से साक्षी महाराज हैं, वो भी विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें नोटिस भेजा, लेकिन चूंकि वो जिताऊ उम्मीदवार है, लोध समुदाय से आते हैं, इसके लिए उनको टिकट दिया गया है। जो हारी हुई सीटें हैं 8 जो आज घोषणा की गई है, जिसमें बाद में उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर बीजेपी जीत गई थी, उनमें से 6 में से 4 पर ही उम्मीदवार बदले गए हैं। पार्टी ने कोई बहुत बड़ा फेरबदल कम से कम यूपी के मामले में पहली लिस्ट में नहीं किया है। 51 में से 46 है जो रिपीट किए गए। जी हाँ, बिल्कुल, और हारी हुई सीटों पर ही उम्मीदवार बदले गए हैं। चाहे वो अंबेडकर नगर का मामला हो, जौनपुर का हो, नगीना का हो, इन सभी सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं, और ये सीटें बीजेपी पिछली बार हार गई थी लोकसभा चुनाव में। ठीक है, ओबीसी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अवधेश जी यहाँ पर राहुल गांधी। लगातार वो ओबीसी का मुद्दा अपनी न्याय यात्रा में उठा रहे हैं। 195 में से 57 ओबीसी, क्या आपको वो दिखता है यहाँ पर बीजेपी का फोकस ओबीसी वोट बैंक पर? स्वाभाविक ही, और अब पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे तो उसके सभी जातियों को मिला के सबसे ज़्यादा सांसद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ओबीसी के सांसद, सबसे ज़्यादा ओबीसी के विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहे हैं देश में देखा जाए तो। देखिए, मुद्दा बनाना अलग बात होती है, पार्टी स्वयं उसका कितना पालन करती है। उनके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नाम ढूंढ लीजिए, बाकी जो उनके थिंक टैंक बनाए गए हैं उनमें नाम ढूंढ लीजिए, इस समय जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सलाहकार हैं उसमें नाम ढूंढ लीजिए। इशू बनाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। अब पिछड़ों के बीच भी एक इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास पैदा करके उसको देने का, उसको भी बीजेपी ने किया है। तो पिछड़ों की राजनीति की दृष्टि से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने यद्यपि दूसरी जातियों को कोई नजरअंदाज नहीं किया है, लेकिन पिछड़ों की राजनीति को सही पीच पर लाना, सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यवहारिक स्तर पर बदल करके वो इस लिस्ट में ले जाना जाता है। ये जो लिस्ट है, देखिए 102 मैंने आपको काउंट करके पहले फिर बता रहा हूँ, 102 जो है वो अनुसूचित जनजाति, जाति और ओबीसी को मिलाकर है 57 ओबीसी है जी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, ये कोई सामान्य संख्या नहीं है, 195 में से नहीं आजकल में। लेकिन इस लिस्ट का देखिए, इस लिस्ट में जो हम बता रहे हैं, इस लिस्ट का मूल बात यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बताती है कि हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारे सांसद हैं, उनकी अपनी जगह लोकप्रियता है, हमारे मुद्दे हैं, उसके साथ लोग हैं, इसलिए हमको बहुत ज्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी नोट पर, क्योंकि एक और नेता है जिनको बीजेपी ने इसी लाइन पर चलकर टिकट दिया है, खजुराहो से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा, उनसे हमने बात की है, उन्होंने टिकट मिलने के बाद क्या कहा है, ये सुनाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ है। सर, 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, आपका भी खजुराहो से नाम, पहली क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं सबसे पहले तो खजुराहो की जनता का पुनः मुझे सेवा करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी ने दिया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि 5 साल हमने अच्छा काम करने का प्रयास किया और फिर अवसर मिला है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हम हृदय से धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में है विदिशा से। सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई वरिष्ठ नेताओं को भी अवसर मिला है, सबको बहुत बधाई। 2014 में 29 में से 27, 2019 में 29 में से 28, इस बार 29 में से 29। चलो 29 की 29, और हम चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ रहे हैं, इस बार हम परचम फहराएंगे। तो 29 की 29 का दावा करते हुए वीडी शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, खजुराहो से उनको बीजेपी ने यहां पर टिकट दिया है, और कहते हुए कि हम वही जो दावा तमाम बीजेपी के कैंडिडेट कर रहे हैं, वही आत्मविश्वास उनके दावों में भी झलक रहा है। लेकिन अब जरा आपको बताते हैं कि बीजेपी ने किन सितारों को इन 195 में टिकट दिए। बीजेपी के 5 स्टार्स हैं,
जिनको इस बार टिकट दिया गया। मनोज तिवारी, जिनको उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने टिकट दिया, रिपीट किया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम से फेमस है, एक बार फिर से आजमगढ़ से। रवि किशन एक बार फिर से गोरखपुर से। तो भोजपुरी सिनेमा के 3 सुपरस्टार जिनको बीजेपी ने इस लिस्ट पे जगह दी है। पवन सिंह को इस बार ये नया नाम आया है आसनसोल से, तो उनकी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी ऑफ स्टार से, उसमें एक नया नाम ये भी जुड़ता हुआ पवन सिंह का। और हेमा मालिनी को मथुरा से एक बार फिर से यहां पर टिकट दिया गया है। और पवन सिंह के साथ एक इंटरेस्टिंग बात और है कि इनकी फाइट हो सकती है शत्रुघ्न सिन्हा से, जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, टीएमसी में है अभी, और इनकी फाइट उनसे हो सकती है। ये इनके लिए वो होगा। लेकिन उधर जौनपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह, जो कि मुंबई की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे और उनको यहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है कृपा शंकर सिंह को, उनका रिएक्शन देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है और लिस्ट में जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से एक नाम कृपा शंकर सिंह जी का भी है। कृपा शंकर सिंह हमारे साथ है। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? मैं तो निःशब्द हुई प्रतिक्रिया देने के लिए, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले भारत के सम्मानित गृहमंत्री ने, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे बावन कुले जी ने भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरी प्रतिक्रिया नहीं होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस विश्वास के साथ मेरे पर जवाबदारी हमको सौंपी गई है, उस विश्वास करने के लिए प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मैं पूरा कर पाऊंगा। हालांकि जौनपुर से एक बड़ा नाम चल रहा था एक सेलिब्रिटी का, और उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी बहुत लगे हुए हैं टिकट को लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार बनाया गया है, और उसके बाद उनसे बात की हमारे संवाददाता शुभम ने। सुनिए क्या कहा उन्होंने। चलिए उनसे हम जो बातचीत है वो सुनाएंगे आपको, लेकिन राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा उम्मीदवार सीपी जोशी से हमारे संवाददाता ध्वज आर्य ने बात की है, वो सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या कहना है? जिंदाबाद। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया, और 2014 में ही भी ऐसे एक जिलाध्यक्ष पार्टी का, और पार्टी ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत का टिकट दिया, और वहाँ की क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर वहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया। इन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, और मैं सोचता हूँ आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कालखंड में और भी उस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, और एक बार फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। देखिए, ये एक जिम्मेदारी है, और यहाँ सभी कार्यकर्ता मिलकर, चूंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता, सब कार्यकर्ता मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं, और हम सब लोग मिलकर पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से 25 के 25 कमल खिलाने का काम। तो देखिए सीपी जोशी यहां पर जो कह रहे थे कि किस तरह से वो आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है। लेकिन सीधे चलते हैं शुभम के पास, भोपाल। शुभम, आपने शिवराज सिंह चौहान से बात की, विदिशा से पहले भी कई बार वो सांसद चुनकर आ चुके हैं, एक बार फिर से विदिशा के लिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। क्या कहा था शिवराज सिंह चौहान ने, और क्या इस वक्त वहां पर बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद माहौल है, बताइए। देखिए, माहौल की तो बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान के घर पर तो जश्न चल रहा है, ढोल नगाड़े चल रहे हैं, और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान का पुराना नाता रहा है। 5 बार से विदिशा से वो सांसद रहे हैं। 1991 में जब अटल बिहारी वाजपेयी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, उन्होंने एक सीट विदिशा छोड़ी थी और ये कहा था कि अब शिवराज सिंह चौहान मेरे उत्तराधिकारी होंगे, और उसी सीट से उपचुनाव हुए और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान वहाँ से सांसद रहे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब शिवराज सिंह चौहान के निवास की, जहाँ पर जश्न का माहौल है, और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये कार्यकर्ताओं को आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से गौरव हमने यहाँ पर इसी तरह का कोई जश्न नहीं देखा है इस निवास पर। जीत के बाद जरूर जश्न हुआ, मगर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। इन कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। आप लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, हम देख रहे हैं काफ़ी देर से नाच रहे हैं, इतनी खुशी क्यों?
मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश को बचा और रसाया है, उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में जो मौका दिया है, 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। और शिवराज सिंह चौहान जी को जो टिकट दिया है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और उसी उमंग के साथ पूरे मतदान केंद्रों पर ये उत्साह यहाँ हम सुन रहे थे कि टाइगर इज बैक के नारे भी लगे थे। टाइगर इज बैक, प्रधानमंत्री जी का स्नेह और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो मुख्यमंत्री जी को सम्मान, पूर्व मुख्यमंत्री जी को सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। कार्यकर्ता का सम्मान, लाखों कार्यकर्ताओं के मसीहा है माननीय शिवराज सिंह चौहान। पार्टी ने ऐसे नेता को फिर से टिकट दिया है, फिर से परखा है। उनकी खुशी के लिए हम लोग जश्न मना रहे हैं, ताकि दिल्ली में बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करेंगे। चले दिल्ली में बैठकर तो कल कुल मिलाकर गौरव खुशी है इन कार्यकर्ताओं में जो शिवराज सिंह चौहान से जुड़े थे कि आखिरकार उनकी अगली भूमिका क्या होगी, और भूमिका तय हुई है कि विदिशा से अब वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसके बाद अब उन्हें उम्मीदें हैं कि उन्हें केंद्र में भी कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। मगर दूसरी सीटों की भी अगर आप बात करें गौरव, तो आप देखिए आते हैं दूसरी सीटों पर आते हैं शुभम, दूसरी सीटों पर आते हैं, लेकिन जरा आप यूपी की एक हमने खास बात निकाली है पहली लिस्ट में। यूपी की जो सबसे खास बात है वो जरा बिग बॉल पर दिखाते हैं, फिर अभी अपने और दूसरे सहयोगियों के पास जाएंगे। साकेत मिश्रा श्रावस्ती से इनको पहली बार टिकट दिया गया है। साकेत मिश्रा को अभी विधान परिषद के सदस्य है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अजय मिश्रा टेनी खीरी से केंद्रीय मंत्री है, विवादों में रहे लेकिन इसके बावजूद इनको टिकट मिला है। इसके अलावा स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री अमेठी से इनको दोबारा टिकट मिला है। और इसके अलावा आप देखिए कृपा शंकर सिंह जो अभी टीवी नाइन भारतवर्ष से बात कर रहे थे, जौनपुर के से टिकट मिला है, महाराष्ट्र से लाकर इनको यहां पर टिकट दिया गया है। और इसके अलावा रितेश पांडे कुछ दिन पहले ही अभी बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, अंबेडकर नगर से बीजेपी की हारी हुई सीट, और इनको वहीं से टिकट दिया है बीजेपी ने। इसके अलावा आप रवि किशन को देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, गोरखपुर से सांसद चुने गए पिछले चुनाव में और एक बार दोबारा इनको टिकट दिया गया है। तो ये यूपी की जो लिस्ट है, जो पहली लिस्ट में, इसमें यूपी की सबसे खास बात हम आपको दिखा रहे थे कि लेकिन शिवराज सिंह चौहान की हम बात कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान से हमारे संवाददाता शुभम ने खास बात भी की है, तो एक बार वो भी सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 195 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 29 में से 24 प्रत्याशी हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको। धन्यवाद आपको। 5 बार आप सांसद विदिशा से रहे हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया सर? पहले भी विदिशा से 5 बार सांसद रह के जनता की सेवा करने का विनम्र प्रयास किया है। विदिशा मेरा परिवार है और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को, गृह मंत्री केंद्रीय हमारे आदरणीय अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता की सेवा का एक मौका पार्टी ने दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए माँ है, मिशन है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, और मिशन जहाँ उचित समझता है वो काम हमको सौंपता है। अब ये काम सौंपा है, इसको भी पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। सर, इस सीट से आपका काफ़ी पुराना नाता रहा है। 91 में खुद अटल जी ने सीट छोड़ी, कहा शिवराज अब मेरे उत्तराधिकारी होंगे, और इसी सीट से चुनाव लड़ना कितनी बड़ी बात आपके लिए? मेरे लिए बहुत आनंद का और सौभाग्य का विषय मानता हूँ कि मुझे फिर विदिशा की जनता की सेवा करने का, विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। और मौका भी उस समय मिलेगा जब युग पुरुष और युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों का भी इतिहास रचा जा रहा है। और अब मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के छोटे से माध्यम गिलहरी की तरह योगदान करने वाले हमारे जैसे कार्यकर्ता भी हो। सर, 2014 में 29 में से 27, 19 में 29 में से 28, सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा, और चुनाव जीतने के बाद आप गए भी थे वहां पर। इस बार 29 में से 29 छिंदवाड़ा सहित। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली लिस्ट को लेकर एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। उन्होंने इसको लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा है, आवर पार्टी हैज अनाउंस्ड कैंडिडेट्स फॉर सम ऑफ द सीट्स एंड विल बी अनाउंसिंग द रेस्ट इन द कमिंग डेज। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने कुछ सीटों पर यहां पर कैंडिडेट अनाउंस किए हैं और आने वाले दिनों में बची हुई सीटों पर भी टिकट अनाउंस किए जाएंगे। आई कांग्रेचुलेट ऑल दोज हु हैव बीन नॉमिनेटेड एज आवर पार्टीज कैंडिडेट्स एंड विश देम द वेरी बेस्ट। प्रधानमंत्री ने सभी
उम्मीदवारों को यहां पर बधाई दी है और उन्हें शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा है, उम्मीदवारों के ऐलान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पोस्ट है ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम यहां पर गुड गवर्नेंस के बेसिस पर लोगों के बीच जा रहे हैं और इसके अलावा विकास का उन्होंने यहां पर जिक्र किया और कहा कि जो विकास का जो सबसे बड़ा फायदा है वो अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब या फिर जो सबसे गरीब है उस तक पहुंचाने की का जो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम उसके बेसिस पर आगे जा रहे हैं और मुझे भरोसा है कि 140 करोड़ लोग इस देश के हमें फिर से अपना आशीर्वाद देंगे। एक बार फिर से हमें और मजबूती से हमारा जो संकल्प है विकसित भारत का उसको पूरा करने के लिए अपना आशीर्वाद हमें देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बस थोड़ी देर पहले 195 जो कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस की गई है उसको लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। पंकज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। पंकज, प्रधानमंत्री साफ यहां पर टोन सेट करते हुए अपने कैंडिडेट्स के लिए विकसित भारत और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब के लिए जो उनकी सरकार काम कर रही है उसी को लेकर जाना है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो जो सबका साथ सबका विश्वास वाली बात है और लाभार्थी योजना कहीं ना कहीं वो एक तरीके से हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की जो बात कह रहे हैं उसी के आधार पर उन्होंने ये अभी लिखा है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक टोन जो आप कह रहे हैं ना सेट करने की, आज इतनी सीटों का अनाउंसमेंट हो गया, 6 तारीख को कहा जा रहा है कि फिर से चुनाव समिति की बैठक होगी, यानी वो एक तरीके से इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द सभी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान होगा और हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जिस बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि 24/7 पार्टी चुनाव के लिए डटी रहती है और उसकी तैयारी में जुटी रहती है। बिल्कुल। रविशंकर दत्ता हमारे साथ बंगाल से भी हैं और बंगाल पर भी बहुत ज्यादा फोकस है बीजेपी का। पिछली बार 18 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। रविशंकर दत्ता हमारे साथ कोलकाता से। रविशंकर, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, लेकिन बांसुरी स्वराज जिनको मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली से टिकट दिया गया है, बीजेपी ने जिनको उम्मीदवार बनाया नई दिल्ली से, उन्होंने क्या कहा है एक बार वो सुना देते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको इस वक्त? कृतज्ञता महसूस हो रही है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी का, संगठन महामंत्री BL संतोष जी का, प्रदेश में अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे संगठन महामंत्री पवन राणा जी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी बड़े भाई जय पांडा जी, बड़ी बहन अलका गुर्जर जी और प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता का। आपको लोग जब बांसुरी देखते हैं तो सुषमा स्वराज जी की झलक भी पाते हैं और उनसे कहीं ना कहीं जोड़ के देखते हैं। वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है जिसको आप आगे लेके जाएंगी। किस तरीके से उस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगी और दिल्ली वालों के लिए क्या सोचा है आपने? जी, माँ का एक भरपूर आशीर्वाद है, उसका एहसास आज हो रहा है और मैं ये कहूँगी कि दिल्ली वासियों की प्रत्येक अपेक्षा पे खरा उतरने के लिए पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम करूँगी। तो बांसुरी स्वराज यहां पर बताती हुई कि कैसे वो यहां पर तमाम लीडर्स का धन्यवाद देती हुई कि उन पर भरोसा जताया गया। रविशंकर, लेकिन 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको आज 195 कैंडिडेट्स की लिस्ट में बंगाल में भरोसा जताया गया है और जिसमें से 9 ऐसे हैं जो कि नए हैं। ये जो बंगाल मिशन बंगाल है बीजेपी का, वो इस लिस्ट में कितना झलकता है? देखिए, साफ साफ झलकता है। इसका कारण ये है कि बीजेपी को पता है पश्चिम बंगाल से कितने सीट्स उनको चाहिए। जैसे पिछली बार जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को इतना अटकलें नहीं थे कि उनको 18 सीट मिल सकते हैं, लेकिन वो मिलने के बाद उनको समझ में आई कि यहाँ उनका जन समर्थन कैसा है। इस बार 35 का नारा लगा के चल रहा है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी झटका शायद जॉन बार्ला को मिला है। स्टैंडिंग वो MP तो है ही और उसके साथ साथ मंत्री भी थे, लेकिन उनका जगह यहाँ पे मनोज टिग्गा को दिया गया है। बहुत सूझबूझ के साथ दिया गया है क्योंकि जॉन बार्ला जो थे उनके खिलाफ कहीं वहाँ पे आरोप लग रहे थे। इसके बावजूद इसके अलावा और जो सीट्स हैं अगर उनमें अगर देखें, जैसे कि निर्मल कुमार शाह जो कि मुर्शिदाबाद के हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके एगेंस्ट में जो कैंडिडेट है वो है कांग्रेस के अधीर चौधरी। इतने बड़े कैंडिडेट को हराना उनका चैलेंज रहेगा, लेकिन वो डॉक्टर भी है
और उनको अपना प्रैक्टिस भी करना है, लेकिन वो ये चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, जेपी नड्डा को धन्यवाद भी दे रहा है। इसके साथ साथ बाकी जो सीट्स में कैंडिडेट दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से, वो अगर देखेंगे ये उन सीट्स हैं जहाँ पे बीजेपी नए जो कैंडिडेट्स हैं उन सीट से जहाँ पे बीजेपी अभी तक नहीं जीता है, जैसे कि जादवपुर में मीनू चक्रवर्ती है, उनके खिलाफ एक डॉक्टर को खड़ा कर दिया गया है, अनिल गांगुली को। बाकी जो सीट्स है, बाकी जो 11 सीट्स है जहाँ पे बीजेपी का स्टैंडिंग एमपी है, जैसे निशित प्रामाणिक है, जैसे कि जगन्नाथ सरकार है, इन लोगों को वहाँ पे दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है संदेशखाली जी, वो बंगला की मुद्दा अभी बना हुआ है बीजेपी की, जिसको उठाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे कोई कैंडिडेट बशीरहाट लोकसभा में नहीं अभी तक घोषणा हुई है। ठीक है, आगे आने वाले दिन में वहां कौन कैंडिडेट होता है इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने कैसे कैसे कैंडिडेट, किन किन लोगों को कैंडिडेट बनाया है। लेकिन अब विपक्ष की बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष की प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है, उन्होंने क्या कहा है बीजेपी की पहली लिस्ट पर, आपको ये दिखाते हैं। सर, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कांग्रेस पार्टी इस सूची को लेकर क्या कहती है? बदलने की क्या आवश्यकता पड़ी? इतने सांसदों को आपने उनकी टिकट काट दी, तो यह तो आप एक तरह से स्वीकार करते हैं कि उनके कार्य ठीक नहीं थे, उनकी कार्यशैली ठीक नहीं थी, या तो वो बात है, या अब आपको यह भी लगने लग गया है कि नरेंद्र मोदी के नाम का जादू मीनाक्षी लेखी की सीट पर नहीं चलेगा, प्रज्ञा ठाकुर की सीट पर नहीं चलेगा, रमेश बिधूड़ी की सीट पर नहीं चलेगा। कारण क्या है कि इनकी सीटें काटनी पड़ी आपको, इनकी टिकटें काटनी पड़ी? और क्या कारण है कि टेनी जी को आपने फिर से टिकट दे दी? मजबूरी क्या है आपकी? क्या दबाव है आप पर कि टेनी जी को आप आउट ऑफ द वे जाकर उनको बचा के भी रखते हो और उनको फिर से टिकट भी देते हो? तो ये जो लिस्ट आई है यह दर्शाती है कि 400 पार तो बहुत दूर की बात है, ये 200 पार न कर पाए। मतलब 195 लोगों की जो सूची आई है उससे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए राह आसान नहीं है 2024। बिल्कुल नहीं है, और ये मोदी जी खुद भी समझदार आदमी हैं, इतना वो भी समझते हैं कि ये इस बार नैया पार होना आसान नहीं है। अमेठी से एक बार फिर स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव का अनुभव आप लोगों को पता ही है। इस बार भी संभवतः राहुल गांधी वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेठी की चुनौती को कैसे देखते हैं? देखिए, हर सीट चुनौती होती है, हर पार्टी के लिए वो चुनौती होती है। कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है वो नहीं बात होती, बात यह है कि हर सीट पे हर पार्टी चुनौती स्वीकार करते हुए लड़ती है। कौन कहां से लड़ेगा ये हमारी पार्टी का एक पूरा मैकेनिज्म है, वो तय करेगा। अभी स्क्रीनिंग कमिटीज चल रही हैं, उसके बाद सीईसी बैठेगी और लिस्टें फाइनल होंगी। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के टिकट भी अलग अलग राज्यों में कटे हैं, यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। उसके बारे में क्या? तो ये तो इन्हें पूछिए नरेंद्र मोदी जी को कि हिसाब दीजिए। 5 साल आपने और जनता ने उन लोगों को ढोया है, तो या तो वो गलत थे तो आप माफी मांगिए जनता से कि साहब हमने गलत कैंडिडेट आपको दे दिए थे, और अगर वो सही थे तो जवाब दीजिए जनता को भाई क्यों बदलना पड़ा आपको। तो ये जवाब और ये जो गेंद है ये तो अब नरेंद्र मोदी के पाले में है। एक सर अंतिम सवाल ये जानना चाहूँगा, बीजेपी ने बहुत जल्दी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दिल्ली में आपके सहयोगी आम आदमी पार्टी ने भी उनके हिस्से के उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस की सूची कब आएगी? प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन कोई अगर समय बता पाए। बहुत जल्दी हमारी सूची, पहली सूची बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। और सीधे चलते हैं शुभम के पास। शिवराज सिंह चौहान उनके साथ खड़े हैं। शुभम, बात करिए। जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सर जश्न का माहौल यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरह से कार्यकर्ताओं में बड़ा एक उत्साह, एक चार्ज हो गए हैं, एक तरह से काफ़ी उत्साहित है, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम है, उसका प्रकटीकरण हो रहा है। सर, पूरे प्रदेश में आप जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि हमने हर विधानसभा चुनाव 2018 का, 2019 का लोकसभा चुनाव या 2023 का लोकसभा चुनाव, हमने आपको देखा है, आप पूरे प्रदेश में। पार्टी जहां भेजेगी सब जगह जाऊंगा, प्रदेश में भी, जरूरत पड़ी पार्टी ने भेजा तो देश में भी। चलिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर गौरव पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के निवास पर पहुँच रहे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। आप देखिए कि कुछ ही मिनटों में मोहन यादव अब शिवराज सिंह चौहान के निवास पर होंगे। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोहन यादव के लिए भी बड़ी चुनौती होगी बतौर मुख्यमंत्री, और बतौर इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो इस लोकसभा चुनाव में जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या यूँ कहें कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा मोहन यादव पर भी जताया है, अब उन्हें भी एक तरह से उस भरोसे को कायम रखना होगा। और चूंकि 29 में से 28 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है,
लिहाजा बीजेपी कोशिश कर रही है कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीते। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोहन यादव पहुंचे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका स्वागत कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं TV 9 भारतवर्ष पर, जब मोहन यादव पहुंचे हैं, बधाई दे रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार मैं पकड़ लेता हूँ सर, सभी बड़े नेता आ गए। शिवराज जी के लिए क्या कहेंगे आप, फिर से चुनाव में हैं? हमारे लिए सौभाग्य की बात है और भाई साहब शुभंकर है, जिधर जाते हैं वहाँ विजय का परचम लहराते हैं और निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत से विदिशा भी जीतेंगे और पूरा मध्य प्रदेश जीतेंगे, पूरा देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। शिवराज जी तो हमेशा से घूमते रहे प्रचार प्रसार में, इस बार भी आप घुमाएंगे उन्हें पूरे प्रदेश में प्रचार है? निश्चित रूप से उनका अपना पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा सब दूर घूमेंगे। बतौर मुख्यमंत्री सर आपके लिए भी चुनौती रहेगी? नहीं, हम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी सहित हमारे सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे एक एक प्रत्याशी जिनको मौका दिया गया है वो अपनी सीट पे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस के आधार पर दिया है और मुझे पूरा भरोसा कि निश्चित रूप से हम अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत अच्छे 29 में से 29 निश्चित रूप से जीतेंगे। जब 400 पार कर रहा तो 29 की 29 तो करेंगे, यहाँ 29 और वहाँ 400। चलिए, तो दो बड़े नेताओं को आपने TV 9 भारतवर्ष पर एक साथ देखा, एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री। दोनों नेताओं से TV 9 भारतवर्ष ने बातचीत की। 29 में से 29 सीटें बीजेपी जीतेगी और साथ ही साथ गौरव जो बड़ी बात कही कि शिवराज सिंह चौहान को पूरे प्रदेश में घुमाएंगे, मोहन यादव ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया सिर्फ और सिर्फ TV 9 भारतवर्ष पर दी। नहीं, बिल्कुल आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव से और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, जिनको विदिशा से वहां पर टिकट दिया गया है। लेकिन इस बीच कन्नौज से सुब्रत पाठक, जिनको बीजेपी ने एक बार फिर से रिपीट किया, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सुब्रत पाठक, जिनको लोकसभा का टिकट मिला है। सुब्रत जी, एक बार फिर से पार्टी आप पर भरोसा जताते हुए क्या कहेंगे? सुब्रत जी, आवाज आ रही है आप तक? लगता है सुब्रत जी तक आवाज नहीं जा रही, कोई टेक्निकल ग्लिच है। हम उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख रहे थे अभी शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक बड़ी बात की मोहन यादव ने, और वो कह रहे हैं कि पूरे राज्य में हम लेकर जाएंगे शिवराज जी को और हम उनसे प्रचार करवाएंगे। और शिवराज सिंह चौहान की जो विदिशा सीट है उस पर तो उन्होंने कहा ही, साथ कहा 29 में से 29 सीटें हम जीतेंगे, ये कहा मोहन यादव ने TV 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव। और आज जो सबसे ज्यादा टिकटें अनाउंस हुई हैं अवधेश जी, उसमें सबसे बड़ा चंक अगर परसेंटेज वाइज देखें तो मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को ऐसा लगता है कि यहां पर जो अभी से ही जो मोमेंटम है विधानसभा चुनाव का, वो यहां पर कैरी कर सकते हैं हम। देखिए, 2018 में बीजेपी मध्य प्रदेश का चुनाव हारी थी, हालांकि कम वोटों से हारी थी। इसके बावजूद 2019 के चुनाव में हमने देखा कि क्या स्थिति है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड जीत से आई है, तो एक आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। और इस समय आपने देखा है कि बड़े बड़े नेता वहां इस समय विधानसभा में हैं, वहां मंत्री हैं, वहां विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वहां पार्टी में किसी प्रकार का रोकूंगा। सुब्रत पाठक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुब्रत पाठक कन्नौज से, जिनको बीजेपी ने एक बार फिर से टिकट दिया, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, पार्टी एक बार फिर से आप पर भरोसा जताती हुई। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मैं केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक बार फिर से कन्नौज से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। और ऐसा इसलिए संभव हुआ है कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद के कारण से, उनके प्रेम के कारण से, जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो एक प्रत्याशी के रूप में क्या चुनौती देखते हैं आने वाले चुनाव में? नहीं, देखिए, चुनौती तो हम लोग तो लगातार जमीन पर रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच में जाती रहती है। तो हम लोग बीच में और चुनौती की तो आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने नाम से आए थे। 2024 में उनका काम गया है, तो निश्चित प्रधानमंत्री जी का डबल काम, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार। ठीक है। तो कुल मिलाकर
काम है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। ठीक है सुब्रत जी बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। तो सुब्रत पाठक जिनको कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार घोषित किया है और साफ कहते हुए यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा जताया है उसको वो आगे बढ़ाएंगे और यही अब तमाम उन कैंडिडेट्स की चुनौती है कि जैसे उनको पार्टी से भरोसा जो हासिल हुआ है उसको आगे लेकर आए। लेकिन यहाँ पर अब सवाल अवधेश जी आप अपने अच्छा विनोद तावड़े जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और जिन्होंने आज टिकट का अनाउंसमेंट किया उन्होंने क्या कहा वो सुनाते हैं आपको। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। तो किस तरह से तमाम वर्गों का ख्याल रखा है बीजेपी ने अपनी इस पहली लिस्ट में, ये भी आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अवधेश जी ये तो ठीक था 195 नाम जैसा कि आप कह रहे हैं कि बहुत चौंकाने वाली लिस्ट नहीं है, लेकिन क्या असल में चुनौती अब आएगी पार्टी के सामने जब अगली लिस्ट आएगी, जब और नाम आप अनाउंस करने पड़ेंगे? देखिए अनाउंस करने में चुनौती होती है, जहां सांसद पहले से हैं वहां ज्यादा बहुत चुनौती नहीं होती है अगर असंतोष नहीं हो तो। हाँ। जहां नहीं है वहां होती है। तो अभी तो नहीं, अभी आपको क्या लगता है अब 195 के बाद अगला फोकस कहां पर? इस लिस्ट को अगर बेस बनाए तो इसमें कई पहलू हैं जो आगे के लिए संकेत देते हैं। जैसे कि मंत्रियों में केवल एक मीनाक्षी लेखी और पश्चिम बंगाल से जॉन बड़ाला को छोड़ के किसी का टिकट नहीं कटा है, और बल्कि जो मंत्री राज्यसभा से थे उनको लोकसभा में लाने की कोशिश हुई है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संदेश दे रही है कि जिन मूल्यों से, जिन विचारों से, जिन नीतियों के आधार पर और जिन चेहरों पर हमने अभी तक काम किया है उसमें जनता का कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप का कॉन्फिडेंस है। और जो लिस्ट है वो दोनों ये बताता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जाएंगे, अपने काम के आधार पर जाएंगे। नहीं, वो काम का आधार तो है, ये काम के आधार है, विचार का आधार है। देश में जो बदलाव हुआ है, दुनिया के स्तर पर जो भारत का नाम गया है, वो सारे कारण इसमें निहित है। तो ये बता रहा है कि आगे भी बहुत ज्यादा पर जो हम आप बार बार बता रहे हैं ना, उसमें जैसे देखिए केरल में ज्यादातर नए नाम है। ठीक है। आपको मध्य प्रदेश में जो बता रहे हैं कि 12 है, उसमें से 5 तो सांसद चुनाव लड़ चुके हैं उसमें से, और जो कुछ राज्यसभा में थे उनको उनके जगह भेजा गया है। ठीक है। उसी प्रकार से राजस्थान में लोग चुनाव लड़े थे, केवल 2 टिकट वहां कटा है राजस्थान से। तो ज्यादातर रिपिटेशन है। इसलिए जो पवन खेरा जी कह रहे थे कि उनको क्यों नहीं दिया है, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं होता है जब पार्टी सारे पिछले सांसदों को या विधायकों को चुनाव लड़ाती ही है। दुनिया में कभी ऐसे चुनाव नहीं हुआ है। तो बहुत सामान्य सा परिवर्तन है। जो मूल हमको देखना है आगे आने वाले समय में, वो तमिलनाडु में देखना है, वो कर्नाटक में देखना है, वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल तथा बहुत शुक्रिया अवधेश जी।